नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आपने इन दिनों बहुत खबरें देखी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के जो तीसरी टर्म का 1 साल पूरा हो रहा है 9 जून को, उस दिन बीजेपी पूरे देश में बहुत कुछ प्लान कर रही है। बहुत जगह पर रैलियां, रोड शोज, बहुत कुछ कर रही है। हालांकि पहले 2 टर्म में आपको 1 साल पूरा होने पर यह सब तमाशा नहीं दिखा होगा, लेकिन इस बार कर रही है। कर रही है या मजबूरी है, ये फर्क समझने की जरूरत है। दरअसल इस बार ये सब तमाशा करना मजबूरी है, ये सब ढोल पीटना मजबूरी है, क्योंकि इस 1 साल में, तीसरे टर्म में और 11वें साल में सत्ता में मोदी सबसे कमजोर नजर आए हैं। इस 1 साल में राहुल गांधी सबसे मजबूत नजर आए हैं अपने अब तक के मोदी वर्सेस राहुल की जितनी लड़ाई है उसमें, और ब्रांड राहुल के सामने ब्रांड मोदी बहुत फीका और दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अब इस बार के इस खोखले सितारे के एपिसोड में ये जो 11 साल में मोदी जी का एक ऑरा बना रखा था, वो कितना खोखला था, उसी को जानने का एक प्रयास करेंगे कि पिछले 1 साल में वो जो खोखला आवरण इस देश की जनता की आंखों में डाल रखा था, वो कितना निकला है और कितना खोखला साबित हुआ है। अब इस 1 साल में मोदी जी लगातार, दरअसल मेरे हिसाब से पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो उसके मुकाबले में सबसे कमजोर इस 1 साल में नजर आए। इस 1 साल में मोदी जी मेरे हिसाब से हर मोर्चे पर नाकाम हुए हैं। बहुत सारे मोर्चों पर कामयाबी मिली है। विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो विधानसभा चुनाव उन्हें जीते, महाराष्ट्र भी जीता, हरियाणा भी जीता और भी जीते, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। दिल्ली जीता इतने सालों बाद। लेकिन हर चीज चुनावी जीत के साथ नहीं होती। यहां मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं ब्रांड मोदी की बात कर रहा हूं। इमेज, जो ब्रांड इमेज मोदी की बना रखी थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो 1 साल में बहुत कमजोर हुआ है। और दूसरी तरफ जो कमजोर ब्रांड था, जिसका नाम राहुल गांधी था, वो ब्रांड मजबूत हुआ है और अपनी मेहनत से, अपनी मर्जी पर मजबूत हुआ है। अब इसे 1 साल का खोखलापन मोदी जी का अगर आपको आंकलन करना हो तो उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखकर उसका आंकलन करना होगा, तो आपको समझ में आएगी चीजें। इसी खोखलेपन को साबित करने के लिए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने या कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले हम राजनीतिक मैदान में मोदी कितने कमजोर साबित हुए इस 1 साल में, इसकी जरा एक विवेचना करके देखते हैं, व्याख्यान करके देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा जहां मोदी कमजोर नजर आए वो है राहुल गांधी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, तब से मोदी जी असहज लगातार नजर आए हैं। यहां तक कि मोदी जी ने 1-2 बार संसद का सत्र भी मिस कर दिया, जहां मोदी जी ने कुछ बोला ही नहीं। जब तक राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे 2024 से पहले, तब तक मोदी जी सदन में छाती ठोकते नजर आते थे, छाती पीटते नजर आते थे, खुद को शाबाशी देते नजर आते थे। लेकिन पिछले 1 साल में जब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हुए हैं, तब से मोदी के चेहरे पे वो असहजता साफ दिखती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमेटियां या बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां होती हैं जहां मोदी जी को ना चाहते हुए भी राहुल गांधी को फेस करना पड़ता है। अब आपको मालूम है, कॉन्फिडेंस में तो आप दोनों का मिला के देख लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसका कॉन्फिडेंस हाई रहता है और किसका कॉन्फिडेंस हमेशा कमजोर नजर आता है, सिवाय तब जब वो विदेशों में जाते हैं और खुल के हंस हंस के नेताओं से मिलते हैं। उसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते, मेरे हिसाब से कुछ और कहते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। दूसरा, राहुल गांधी के मुद्दों को चुराना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि पिछले 10 साल में जिस राहुल गांधी को पप्पू कह के नकारा जाता था, मोदी जी मजाक उड़ाते थे, 11वें साल में आकर उसी राहुल गांधी के मुद्दे चुराने की नौबत आ गई। अच्छा, जाहिर सी बात है,
मोदी जी की टीम बड़ी बेशर्म है। मोदी जी ने मुद्दे चुराए तो टीम ने कहा ये तो मास्टर स्ट्रोक है, राहुल गांधी के मुद्दे ही खत्म कर दिए। किसी का मुद्दा चुराना, उसके मुद्दे खत्म करना हुआ, वो तो उसकी जीत होती है ना। पहला, राहुल गांधी का जातीय जनगणना का मुद्दा सरकार ने मान लिया जातिगत जनगणना के लिए। राहुल गांधी का मुद्दा चुराया, कहा मास्टर स्ट्रोक, राहुल गांधी का मुद्दा ही खत्म कर दिया। फिर दूसरा, राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान एक ऐलान किया था कि युवाओं को 1 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी, जिसमें वो पेड इंटर्नशिप होगी, यानी पहली नौकरी पक्की का जो उन्होंने कहा था। वो स्कीम भी सरकार ने उठा ली और इंटर्नशिप स्कीम लागू कर दी। हालांकि वो फ्लॉप साबित हुई, देश के युवाओं ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे तो उठाए। गोदी मीडिया कहती रही कि राहुल गांधी के मुद्दे खत्म कर दिए, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप जो भक्त हैं उनको देखोगे तो भक्त बहुत नाराज थे मोदी जी से, खास करके जातीय जनगणना के मुद्दे पर। भक्त तो यहां तक कहने लगे थे कि ठीक कहते हैं राहुल गांधी की सरकार वो चला रहे हैं, मोदी जी तो सिर्फ मुखौटा है, यहां तक कहने लगे थे। ये है दूसरी राजनीतिक मैदान में जो कमजोरी मोदी जी की इस साल में दिखी। तीसरी, इस पूरे साल में मोदी जी हमेशा सीना तान के अपनी शर्तों पर सरकार चलाने वाले, मुख्यमंत्री के तौर पर भी, प्रधानमंत्री के तौर पर भी, लेकिन इस 1 साल में जनता ने उन्हें वहां ला के खड़ा कर दिया जहां पूरे 1 साल मोदी जी मुझे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश करते ही नजर आए। कभी किसी को 60,000 करोड़ दे दिया, कभी किसी को 15,000 करोड़ दे दिया, कभी किसी को राजधानी के लिए पैसा दे दिया, कभी किसी को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे दिया। लेकिन पूरी कवायद 1 साल में नायडू और नीतीश को खुश करने की ही नजर आई। ये मोदी जी 11वें साल में ही नजर आए। फिर जैसा मैंने कहा, विधानसभा चुनाव जीते, नो डाउट, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो विवाद हुआ, वो विवाद भी मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ रहा। कल भी राहुल गांधी ने बाकायदा अखबारों में एक आर्टिकल लिख के महाराष्ट्र के चुनाव में कैसे धांधली की गई उसका पूरा ब्यौरा दिया, पूरा कच्चा चिट्ठा खोला। यानी जब तक जहां जहां चुनाव होंगे वहां महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र आएगा। जीत तो मिली मोदी जी को, लेकिन विवाद ने उस जीत में खटास डाल दी। उस जीत का श्रेय से ज्यादा उस जीत में जो गड़बड़ियां हुई उसका जिक्र ज्यादा होता है, इसलिए वो भी कुछ खास काम नहीं आई। फिर उसके बाद अगला, आपको याद होगा, ठीक लोकसभा चुनाव के बीच में एक जेपी नड्डा जी का इंटरव्यू आया था, जिसमें उन्होंने संघ को ऐसे एक तरह से किनारे कर दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने आप में सक्षम है। तो लगा था कि संघ को तो औकात दिखा दी। संघ के लोगों को बड़ा धक्का लगा था, आरएसएस के लोगों को बड़ी मायूसी हुई थी। लेकिन जनता है, ये जनता जनार्दन ने 240, फिर नतीजा 11 साल में पहली बार मोदी जी संघम शरणम गच्छामि पर आ गए। 11 साल में पहली बार मोदी जी नागपुर में संघ के कार्यालय जाते हैं। 11 साल में पहली बार संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में प्रधानमंत्री से आके मिलते हैं। यानी अल्टीमेटली जाना संघ के शरण में ही पड़ा, संघ का ही आसरा मांगना पड़ा, संघ की ही उंगली थामनी पड़ी। ये कमजोर मोदी की निशानी। फिर इस राजनीतिक मैदान पर की कमजोरी का आखिरी एक पहलू और बता देता हूं। विपक्ष को नाकारा समझने वाले मोदी, इस देश को विपक्ष मुक्त करने वाले मोदी जी, इस देश में एक छत्र राज करने का सपना पालने वाले मोदी जी इस 11वें साल में इतने कमजोर हो गए कि जब बात आई विदेशों में भारत का पक्ष रखने की, कि क्यों भारत को पाकिस्तान पर हमला करना पड़ा, क्यों ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, जब ये बात रखने की बारी आई, विदेशों में समझाने की बात आई, तो मोदी जी को जरूरत पड़ती है विपक्ष के सांसदों की, विपक्ष के अच्छे बोलने वाले सांसदों की। जिस मुसलमान से प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान कह रहे थे हिंदुओं को खतरा है, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, भैंस छीन ली जाएगी, टूटी छीन ली जाएगी,
उसी मुसलमान नेता, उसी कम्युनिटी के एक नेता ओवैसी को विदेशों में भेजना पड़ता है कि जाके भारत का पक्ष रखो। अब इससे कमजोर प्रधानमंत्री क्या हो सकता है? राजनीतिक मैदान में इससे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है? खैर, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं कि एक साल में मोदी जी ने सिर्फ कमजोरी मोदी जी ने काम भी किए होंगे। तो चलिए काम के मोर्चे पर भी एक बार हम बात कर लेते हैं, इसे एक साल का लेखा जोखा देख लेते हैं कि काम के मामले में भी मोदी कितने फीसदी साबित हुए। इस एक साल में सबसे पहले आप ये बताइए, कोई भी आपको बड़ा आर्थिक सुधार देखने को सुनने को मिला? मुझे तो नहीं मिला। एक साल गुजर गया, कोई बड़ा आर्थिक सुधार नहीं। दावा तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का दावा 2047 में विकसित भारत का, उसके लिए जो जीडीपी चाहिए, उसके लिए जो विकास दर चाहिए, उसको बनाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए आर्थिक सुधार सबसे बड़ी नींव है। और एक साल में, पूरे एक साल में कोई बड़ा आर्थिक सुधार नहीं है। फिर एक मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी, याद है, देश को 100 स्मार्ट सिटी दूंगा। अल्टीमेटली 11वें साल में आके वो स्मार्ट सिटी का मुद्दा भी फुस निकला। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बंद, यानी मोदी जी का सो कॉल्ड इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट ठुस निकला। इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट जिसका हवा निकलने में कोई वक्त नहीं लगा, वो है मेक इन इंडिया। याद है, मेक इन इंडिया को मोदी जी ने पहले टर्म में कितनी जोर शोर से उठाया था। 10 साल बीतने के बावजूद भी मेक इन इंडिया कहाँ है किसी को नहीं मालूम। मेक इन इंडिया में क्या मेक हो रहा है इंडिया में किसी को नहीं मालूम। अल्टीमेटली उसकी भी हवा निकल कर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर मोदी जी को याद आया कि एक मेक इन इंडिया हुआ करता था। तो लोगों से अब आह्वान करने लगे हैं कि विदेशी हटाओ, स्वदेशी अपनाओ। लेकिन इस बार ये चला नहीं, क्योंकि लोगों ने तुरंत सवाल खड़े कर दिए, मोदी जी आपका तो गाड़ी, जहाज, सूट, पेन, चश्मा, सब कुछ, जूते, सब कुछ तो विदेशी है। खुद तो आपका सब कुछ ऊपर से नीचे तक विदेशी है, और दूसरों को कहते हैं कि विदेशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ। ये नहीं चलेगा। तो वो भी मामला फिसड्डी। फिर एक 10 साल में जो सबसे बड़ा चीज़ था, जिसको बहुत सारे लोगों ने स्टडी भी किया जी, मैं कभी उससे एग्री नहीं किया, लेकिन आपको मालूम है सबकी दुकानदारियां चलती है, तो बहुत सारे लोगों की दुकानदारियां ऐसी पे थे कि मोदी जी को स्टडी करना। और उन्होंने एक जुमला, एक शब्द इजाद किया, ब्रांड मोदी। उन्होंने कहा मोदी नेता नहीं है, मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, मोदी सिर्फ नाम नहीं है, मोदी ब्रांड बन चुके हैं। और उन्हें ब्रांड की तरह एक जो है वो पब्लिसाइज कर दिया। और मोदी जी की टीम को तो यही चाहिए होता। इस 11वें साल में वो ब्रांड मोदी कहाँ गया? अब कहीं ब्रांड मोदी सुनाई देता है? ब्रांड मोदी दिखाई देता है? हर जगह तो ब्रांड मोदी अपनी सफाइयां देता फिरता, हर जगह तो ब्रांड मोदी अपने आप को छुपाता फिरता दिखता है। तो ये ब्रांड मोदी भी ध्वस्त हो गया। ये है काम के नाम पे फिसड्डी साल। अब तीसरे पे आइए। तीसरा, जैसे ब्रांड मोदी था वैसे एक और चीज थी, विश्व गुरु। मोदी जी विश्व गुरु हैं। मोदी जी बोलते हैं, दुनिया सुनती है। मोदी जी के एक फोन कॉल पर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है। मोदी जी जहां जाते हैं मोदी मोदी कहते हैं। ट्रंप मोदी जी के परम मित्र, पुतिन मोदी जी के परम मित्र। हुआ क्या इस एक साल में? अभी लेटेस्ट से शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर जबरदस्त तरीके से कामयाब किया। हमारी भारतीय सेना ने इतना जबरदस्त शौर्य दिखाया कि आज भी उन्हें सैल्यूट करने का दिल करता है। लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर का सेना फायदा उठा पाती, या हम जिस मकसद से किया था उसको कामयाब कर पाते, उससे पहले ही सीज फायर हो गया। चलिए, सीज फायर हो गया, अच्छी बात है, इंसानियत के लिए अच्छी बात है। लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद नतीजा क्या निकला? जो विश्व गुरु थे, जिनको दुनिया सुनती थी, जिनके फोन पे युद्ध रुक जाते थे,
अकेले खड़े मिले। पाकिस्तान, जिसको इस दुनिया के 80% देश समझते हैं कि वह आतंकियों को पनाह देता है, आतंकियों की पनाहगाह है पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के साथ भारत से ज्यादा देश खड़े। हर बुरे से बुरे वक्त में भारत के साथ खड़े होने वाला भारत का सबसे पुराना दोस्त रूस भी पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ कोई नहीं। कहाँ है विश्व गुरु? कैसे विश्व गुरु हैं? काहे के विश्व गुरु हैं जब विश्व इनकी सुनता ही नहीं, जो साथ नहीं। यानी कि दुश्मन तो छोड़िए, दुश्मन कितने होंगे वो मैं नहीं गिन रहा, लेकिन इसने ये तो बता दिया कि दोस्त कोई नहीं है, आप अकेले खड़े। फिर माय डियर फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप, याद है ना आपको? गुजरात में क्रिकेट स्टेडियम में इतना बड़ा तामझाम किया गया था। सारे नियमों को, सारे राजनीतिक जो आचार होता है, विचार होता है, या जो एथिक्स होते हैं, राजनीतिक एथिक्स होते हैं, उनको धत्ता बताते हुए अमेरिका में जाके ट्रंप के लिए मोदी जी चुनाव प्रचार करते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, माय बेस्ट फ्रेंड मोदी, माय बेस्ट फ्रेंड ट्रंप। और उसी बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर से बेशक अकेले अलग थलग पड़ गए थे, उसकी परवाह मोदी जी ने शायद नहीं की, लेकिन हमेशा जो एक मकसद रहता है कि राजनीतिक फायदा तो मैं इसका उठा के रहूंगा, उसकी भरपूर कोशिश की। उसी माय बेस्ट फ्रेंड ट्रंप ने सारी कोशिशों पर झाड़ू फेर दिया। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक 12 बार ट्रंप बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच धंधे की धमकी देकर मैंने सीज फायर करवाया, और प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी यही सवाल पूछ रहे हैं। जब राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं तो फिर तकलीफ क्यों होती है? आप सच्चे हो तो छाती ठोक के कहो ना। तब से लेकर अब तक कितनी चुनावी सभाओं में भाषण दे चुके हो, ठोक के कहो कि ट्रंप झूठा है, झूठ बोल रहा है, झूठ एक नंबर का झूठा है। लेकिन वो बोलने की हिम्मत नहीं है। खबरें कितनी आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से चीन के जहाजों ने भारत का मुकाबला किया। चीन ने अपने जहाज भेजे थे, चीन के खिलाफ मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। बस एक ही नारा है, पाकिस्तान पाकिस्तान, आतंकी आतंकी और कांग्रेस। तो ये मजबूती नहीं, कमजोरी है। फिर इसी को जरा विश्व गुरु की इमेज को और थोड़ा सा आप पीछे लेके जाइए, इसी माय बेस्ट फ्रेंड को थोड़ा और पीछे लेके जाइए। माय बेस्ट फ्रेंड दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। शपथ ग्रहण में कई नेताओं को बुलाया जाता है, कई देश के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जाता है, अपने बेस्ट फ्रेंड मोदी जी को नहीं बुलाया जाता। खूब फजीयत हुई, खूब लोगों ने मजाक उड़ाया। अल्टीमेटली, चलिए जो भी हुआ मैं उसमें नहीं जाऊंगा, अल्टीमेटली शपथ ग्रहण में तो नहीं, लेकिन उसके बाद में अमेरिका का दौरा प्रधानमंत्री का हो गया। तो अब लगा कि प्रधानमंत्री को कि अब चीज़ें ठीक होगी, अब ट्रंप कुछ ऐसा कहेंगे कि हिंदुस्तान में मेरे विरोधियों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो मुझे इंसान जो है वो नॉर्मल कम लगता है, सन की ज़्यादा लगता है। कागजों में लिखता है, रजिस्टर में लिखता है माय फ्रेंड मोदी यू आर ग्रेट, लेकिन पब्लिकली प्रेस के सामने टैरिफ के मुद्दे को लेकर और ब्रिक्स में डॉलर की वैल्यू को कम करने की कोशिश को लेकर मोदी जी को भरी प्रेस के सामने सुना देते हैं, खरी खरी सुना देते हैं, और मोदी जी चुपचाप सुनते हैं। ये मजबूती की निशानी है या कमजोरी की? आप खुद सोचिए। फिर अभी तो कल का लेटेस्ट G7 की बैठक है कनाडा में, प्रधानमंत्री को न्योता नहीं। अब उसकी झुंझलाहट दिख रही थी। सुना था कि मोदी जी जो है वो बहुत परेशान थे उस चीज़ को लेकर, क्योंकि 2019 से लगातार जा रहे थे और अब न्योता भी नहीं। तो फिर जो प्रचार का तंत्र है मोदी जी की टीम के पास, गोदी मीडिया, उसमें एक नैरेटिव चलाया गया 2-3 दिन से कि प्रधानमंत्री की जो है वो ज़रूरत नहीं है जाने की। अगर न्योता आ भी गया तो प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, क्योंकि कनाडा जाने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा की औकात क्या है, कनाडा में सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उनके उससे नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री।
तरह तरह के कनाडा को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन कल जब कनाडा से इनविटेशन आ गया, प्रधानमंत्री को फोन आया, तो प्रधानमंत्री ने मिनट नहीं लगाया हाँ करने के लिए, तुरंत हाँ कर दिया। वही गोदी मीडिया अपना थूका फिर चाटने लगी, फिर तुरंत बदल गई और कहानियां गढ़ने लगी कि कैसे मोदी जी वहां जाके देश के टॉप 7 देशों के सामने पाकिस्तान की बखिया उखेड़ देंगे, पाकिस्तान का सच खोलकर। अरे क्या सच खोलेंगे, उन्हें मालूम नहीं है क्या? ट्रंप भारत और पाकिस्तान को बराबर रखे हुए है इतने दिनों से, इक्वल। उसके बाद दुनिया भर के देशों के समर्थन से ही पाकिस्तान को IMF का लोन भी मिला, विश्व बैंक का भी लोन मिला, ADB बैंक का भी लोन मिला, UN में सिक्योरिटी काउंसिल में जो टेररिज्म को हेड करते ग्रुप है उसकी चेयर भी मिल गई। और क्या चाहिए? ये इन्हीं देशों की हामी से तो मिला है। पर गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है ना। एक मुझे नहीं मालूम, सच में मुझे नहीं मालूम, जब कभी मोदी जी रिटायर होंगे या नहीं होंगे इस प्रधानमंत्री के पद पे, जब उन पे रिसर्च करें तो मैं रिसर्च करना चाहूँगा, मैं पढ़ना चाहूँगा कि मोदी जी को विदेश दौरे का इतना शौक क्यों है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुरंत हाँ कर दिया G7 की मीटिंग में जाने के लिए। ये मजबूत है, ये 56 इंच के सीने की निशानी है या किसी कमज़ोर इंसान के निशानी है? ये भी सोचिए। अब ऐसा नहीं है कि मोदी जी के लिए यही 1 साल मुश्किल था, आगे कुछ मुश्किलात नहीं आने वाली। बहुत मुश्किलात है, उसमें से चंद मैं गिना देता हूँ। सबसे पहले मुश्किल तो ये आने वाली है उनके लिए कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, राहुल गांधी और एग्रेसिव होते जा रहे हैं, राहुल गांधी और तेज प्रहार करने लगे हैं, राहुल गांधी का ग्राफ और बढ़ता जा रहा है, राहुल गांधी की इमेज और मजबूत होती जा रही है। और ये तो सबको मालूम है, राहुल गांधी जितना तीखा प्रहार करेंगे, जितने वो मजबूत होंगे, मोदी जी उतने ही कमजोर होंगे। सबसे बड़ा थ्रेट तो इस वक्त मोदी जी के सामने राहुल गांधी का बढ़ता ग्राफ है। राहुल गांधी को कैसे रोक पाएंगे? फिर अगर राहुल गांधी को रोकते तो राहुल गांधी ने अपने साथ साथ कांग्रेस को भी एग्रेसिव और मजबूत कर दिया। एग्रेसिव कांग्रेस और मजबूत कांग्रेस बीजेपी के लिए सबसे बड़े खतरे की निशानी, क्योंकि अब तक टूटी फूटी धड़ों में बटी हुई कांग्रेस मोदी जी के सामने थी। तो मोदी जी जैसे चाहते थे, कांग्रेस के जिस नेता को चाहते थे तोड़ लेते थे, इधर बुला लेते थे बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह। लेकिन अब वही कांग्रेस अचानक से, जब से राहुल गांधी ने संगठन सृजन का काम अपने हाथ में लिया है, अचानक से मजबूत और एग्रेसिव नजर आने लगी है। जो नेता प्रधानमंत्री पर प्रहार करने से बचते थे, इधर उधर बगले झांकते थे, अब वो भी मजबूरी में ही सही, डर से ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री पर सीधा सवाल उठाने लगे हैं। तो इस एग्रेशन और मजबूती से कैसे बच पाएगी मोदी जी की सरकार और बीजेपी? फिर उसके बाद हाँ, एक चीज और जो पिछले कई महीनों से कवायद चल रही है, मोदी जी को बीजेपी का पसंदीदा अध्यक्ष चाहिए, क्योंकि जेपी नड्डा का 2 टर्म पूरे हो चुके, एक्सटेंशन भी पूरी हो चुकी है। अब तो वो पता नहीं किस पे चल रहे हैं। लेकिन सुना है संघ अब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप संघ की शरण में आए हो। अब सबसे बड़ा यह है कि मोदी जी की पसंद का अगर बीजेपी पे अध्यक्ष नहीं आया तो फिर मोदी जी वो सब नहीं कर पाएंगे जिनकी उन्हें आदत है, यानी अपनी मनमानी। ये एक बहुत बड़ा टास्क मोदी जी के सामने है। फिर एक चीज और है कि ये जो खास करके जातिगत जनगणना का मुद्दा और सीज फायर, इस 2 चीज़ों के बाद, इन 2 फैसलों के बाद पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर सुगबुगाहट बढ़ी है। मोदी जी के इन 2 फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं, लोग थोड़ा थोड़ा इस पे बात करने लगे हैं और मोदी जी का डर थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ेगी, क्योंकि मोदी जी के साथ उम्र भी अब वो नहीं है जो पहले थी। बहुत सारे नेता तो ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी की ये आखिरी टर्म है, और इसी तरह से जो एंटी मोदी ग्रुप है बीजेपी में, वो भी लगातार अपने आप को और तेज किए हुए हैं। वो लगातार मुखर हो रहे हैं और लगातार अपने आप को और तेजी से सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मोदी जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले वक्त में साबित होगा। अभी गए साल में, जैसे मैंने कहा, 3 विधानसभा चुनाव जीते मोदी जी ने, एक पॉलिटिकल उस पर कामयाबी है।
लेकिन आने वाले वक्त इतना आसान नहीं है विधानसभा चुनाव को लेकर। केरल हो, असम हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी कमजोर स्थिति में है, जहां बीजेपी बिहार में अकेले के दम पे कुछ नहीं कर सकती, पंजाब में गिनती में नहीं है, बंगाल में ममता बनर्जी का अभी तक कोई इलाज बीजेपी नहीं ढूंढ पाई, असम में कमजोर स्थिति में है, केरल में कहीं गिनती में नहीं है। तो ये ऐसे राज्य हैं जो आने वाले वक्त में चुनावी तौर पर मोदी जी को कोई बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाले, मुझे ऐसा नहीं लगता। मोदी जी के कार्ड में काफी हार यहाँ पर नोट होने वाली है। और सबसे लास्ट, इन सब को अगर आप मान के चलो तो ब्रांड मोदी इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है और आने वाले वक्त में ब्रांड मोदी और कमज़ोर और खतरे में नज़र आने वाला है। अब एक बात, क्योंकि ये ब्रांड मोदी या मोदी जी की हो गई, जो ब्रांड मजबूत हुआ उसके बारे में भी जिक्र करना ज़रूरी है, वो नाम है राहुल गांधी। देखिए, मोदी कमज़ोर हुए हैं तो जाहिर सी बात है इसकी एक सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी के मजबूत होने की भी है। तो राहुल गांधी इस वक्त दुनिया भर की नज़रों में है। राहुल गांधी जो बोलते हैं, जो सवाल उठाते हैं, दुनिया भर के मीडिया उसको कवर करती है। बेशक भारतीय मीडिया उसको तवज्जो नहीं देती, लेकिन दुनिया की मीडिया उसको कवर करती है। इसका मतलब दुनिया राहुल गांधी की बात पर नज़र रखती है। नज़र इसलिए रखती है कि राहुल गांधी को लेकर उन्हें कुछ उम्मीदें हैं या कुछ उन्हें लगता है होगा। दूसरा, राहुल गांधी की मजबूती इससे भी बड़ी कि राहुल गांधी की अब सबको ये पता लगने लगा कि राहुल गांधी की बातें उस वक्त मोमेंटरली बीजेपी झूठे साबित कर देती है, लेकिन बाद में सच साबित होती है। इसलिए राहुल गांधी की बातों पर अब लोग ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, जो मोदी जी के लिए अच्छी खबर नहीं। फिर जैसे मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी के मुद्दे चुराकर मोदी जी ने खुद ही राहुल गांधी की बहुत बड़ी मदद की। राहुल गांधी के मुद्दे चुराकर राहुल गांधी को मुद्दा लेस करने की बजाय राहुल गांधी की मदद ये कर दी कि राहुल गांधी और मजबूत हुए। राहुल गांधी को मौका मिल गया स्टेज पे, मंच से, हर जगह ये कहने का कि मैंने कहा था ना, मैं करवा के रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कमजोर है, थोड़ा प्रेशर डालो ये तुरंत सरेंडर कर लेते हैं। यही कह रहे हैं ना राहुल गांधी। तो ये मुद्दे चुरा के किसको फायदा हुआ? मोदी जी को तो उनके भक्त जो है वो उल्टा सीधा कह रहे हैं, राहुल गांधी को मौका मिल गया अपनी छाती ठोकने का, तो मोदी जी ने भी मदद की। फिर संगठन में जो काम राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी वजह है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी क्यों मजबूत हुए। जो टूटी फूटी बिखरी कांग्रेस नजर आती थी, हर जगह धड़े में बटी कांग्रेस नजर आती थी, राहुल गांधी ने एक डंडा क्या घुमाया कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति मैं अपने हिसाब से करूंगा और पावर उन्हें दूंगा। उस एक डंडे ने उस डंडे पर जब जो छड़ी का मुट्ठा होता ना, वो लगा दिया कि लंगड़े घोड़े, रेस के घोड़े और बारात के घोड़े छांटूंगा। तब इस लठ ने ऐसा काम किया, चाहे अनचाहे, चाहे दिल से, चाहे दिखाने के लिए, लेकिन हर जगह आप देखो सब गुट एकता का पैगाम देते नजर आ रहे हैं। ये राहुल गांधी की मजबूती की निशानी है, राहुल गांधी की पार्टी पर पकड़ की निशानी है, और आने वाले वक्त में राहुल के हिसाब की कांग्रेस होगी, ये उसकी निशानी है। और आखिरी पॉइंट कि जो खुल के बोलने का असर है वो राहुल गांधी को अब दिखा है। राहुल गांधी अब तक जरा पार्टी को लेकर बच के बोलते थे, लेकिन इस पिछले एक साल में राहुल गांधी ने जिस तरह से खुल के बोला है, वही घोड़ों की बात और वो सब बातें, उस खुल के बोलने का फ़ायदा वही हुआ जो मैंने अभी आपको दोहराया कि पार्टी मजबूत हो रही है, गुटबाजी खत्म हो रही है, एकता बढ़ रही है। इसलिए इन सब पॉइंट को अगर आप देखोगे तो मोदी के मुकाबले राहुल मजबूत होता है, यानी ब्रांड मोदी के सामने ब्रांड राहुल दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है, और जैसे जैसे ब्रांड मजबूत होगा ब्रांड मोदी कमज़ोर होता जाएगा। तो ये था पिछले एक साल का मोदी 3.0 का लेखा जोखा, और सामने वर्सेस राहुल गांधी द लीडर ऑफ अपोजिशन का लेखा जोखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार।